Hi everyone, again I welcome you all in my channel Science Side. My name is Charwa, I'm your biology mentor and let's start the MCQs. Already we have done, हमने 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं मैं आगे से स्टार्ट कर रही हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज साइंस साइड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 41। ये वीडियो आपके नीट एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प कर सकती है। आपका 12th अगर आप क्लास में चल रहे हैं और अपने प्रिपरेशन को आप अच्छे से पक्का करना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। एंड द कैंडिडेट्स विच आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द टीचिंग एग्जाम वो भी इस वीडियो से अपनी हेल्प दे सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। द क्वेश्चन नंबर 1 इज there is a road accident and the patient with the unknown blood group who require immediate blood transfusion। एक्सीडेंट के दौरान किसी पेशेंट में एकदम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उसको नीड है। हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर हिज ब्लड, तो डॉक्टर ने एट वंस बिना सोचे समझे उसको ब्लड दे दिया। उसका फ्रेंड था वो। वॉट वॉज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर, तो डोनर कौन है यहाँ पे? डॉक्टर जो कि फ्रेंड था वो डोनर है यहाँ पे। उसने बिना सोचे समझे अपना ब्लड डोनेट किया है। ऑब्वियसली उसका ब्लड कौन सा होगा? जो यूनिवर्सल डोनर होगा। तो ब्लड ग्रुप बी नहीं है क्योंकि एक तो हमें इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप यहाँ पे मेंशन नहीं है। इट इज नॉट मेंशन हियर कि व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट पेशेंट। तो अगर बिना सोचे समझे कोई उस दूसरे पर्सन को, जो पेशेंट को ब्लड दे रहा है, तो जरूर अब यहाँ पे ये कंपलसरी है कि उसका ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर दैट इज ब्लड ग्रुप होना चाहिए। आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फेगोसाइटोसिस डज नॉट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल फॉलोइंग सेल्स, कौन से सेल्स में फेगोसाइटोसिस जो है वो नहीं होती? आपको पता है फेगोसाइट्स जो इनगल्फ कर लेते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि बैक्टीरिया जो ब्लड में एंटर करते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं फेगोसाइट्स। अब फेगोसाइट्स मैंने आपको करवाया था कल कि हमारे जो न्यूट्रोफिल हैं उनको भी हम फेगोसाइट्स बोलते हैं और हमारे जो मोनोसाइट्स हैं इनको भी हम फेगोसाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही डिफेंस मैकेनिज्म, जब हम पढ़ते हैं ब्लड का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये दोनों ही इनगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरिया को, खा जाते हैं। इसीलिए इनको द प्रोसेस इज नोन एज अ फेगोसाइटोसिस एंड दीज आर नोन एज अ फेगोसाइट। तो यहाँ पे मोनोसाइट भी लिखा है। मोनोसाइट्स को हम मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। दीज बोथ आर फेगोसाइट। न्यूट्रोफिल आर फेगोसाइट। बेसोफिल रिलीज करते हैं हिपैरिन को, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, और ये तीनों ही किसके लिए होते हैं? फॉर द इंफ्लामेटरी रिएक्शन। इंफ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये तीनों चीजें, हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो बेसोफिल यहाँ पे फेगोसाइट नहीं है, फेगोसाइटोसिस शो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम वुड मॉडरेट कार्डियक एक्टिविटी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपने सुना होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है हार्ट के रेट को और स्ट्रोक वॉल्यूम को। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज होती है? द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पम्प्ड आउट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इज नोन एज 70 ml ऑफ ब्लड। हम देखते हैं ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारा वो पंप आउट करता है, किसको देता है? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दैट इज पंप आउट इन ऑटा। ऑटा में 70 ml ऑफ ब्लड जो है दैट इज पम्प्ड आउट एंड दिस इज नोन एज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। हार्ट रेट आपको पता है, हार्ट रेट जो है ब्लड का दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नाम आ रहा है कि वो स्टिमुलेट करता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज द हार्ट रेट बट इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम। अभी यहाँ पे ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम वुड मॉडरेट द कार्डियक एक्टिविटी, उसके अकॉर्डिंग हमें सही आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज नहीं करता है बल्कि ये स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है हार्ट रेट को और स्ट्रोक वॉल्यूम को, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
कब हम ज्यादा देखते हैं कि इसको मैं किस तरीके से याद रखती हूँ, सिंपथी बॉडी को कब मिलती है, कब देता है हमारा न्यूरल सिस्टम, जब हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। जब हम फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, ठीक है, एपिनेफ्रिन के बारे में पढ़ते हैं, तब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तब ये क्या करता है, ये दोनों, ये हार्मोन इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, एक्सेलरेट करता है, और यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, एंड sympathetic nervous system stimulate the heart rate and the stroke volume. Option number B is the correct answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड द न्यूरोजेनिक हार्ट। हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक, बिकॉज जो हार्ट की मसल्स हैं वो किस तरह से ऑटो रिदमसिटी करती हैं, ये आपने कंडक्टिंग सिस्टम में पढ़ा है। वी हैव अ मायोजेनिक हार्ट, ठीक है, वी हैव अ मसल्स दैट कैन कंट्रोल द रिदम ऑफ द हार्ट बीट, और वहां पे आप एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं, देयर इज ऑटो रिदमसिटी, ये वाला वर्ड आप देखते हैं, ठीक है। तो ऑटो रिदमिक सिस्टम है हमारे हार्ट में, वी दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, लेकिन जो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होने वाला हार्ट है दैट इज न्यूरोजेनिक, एंड न्यूरोजेनिक हार्ट हमने कॉकरोचेस में पढ़ा है, इसमें पढ़ा है। तो कॉकरोचेस मीन लोअर वर्टिब्रेट्स में हमने पढ़ा है, हमारे में कौन सा है, मायोजेनिक हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट एक्सेलरेट द हार्ट बीट। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस कि एक्सेलरेशन के लिए हमें चाहिए एक हार्मोन दैट इज एपिनेफ्रिन, एंड दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड, और साथ में किसका नाम ले सकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम स्टिमुलेट करता है हमारे हार्ट बीट को, और ठीक है, हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को, हार्ट रेट को, एंड हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को, ठीक है। ये दोनों चीजें, ये सारी चीजें एक साथ जो है काम कर रही हैं। दिस इज द हार्मोन विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, बाय द एड्रिनल ग्लैंड इट इज रिलीज्ड, and sympathetic nervous system and this hormone both stimulate the heart rate, increase the heartbeat, accelerate the heartbeat। तो यहाँ पे आपको सही आंसर देखना है sympathetic nervous system, not sympathetic nerves भी बोल सकते हैं, and epinephrine, it is during the it increase the heart rate, heartbeat, it stimulate the heart rate and stroke volume। और अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तब हम ACH का नाम लेते हैं, दैट इज एसिटाइल कोलिन का नाम लेते हैं, विच रिलैक्स करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन दैट इज 47 हमारे पास है, वेयर आर द पुरकिंजे फाइबर्स फाउंड। पुरकिंजे फाइबर्स के बारे में हम कब पढ़ते हैं, जब हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, हम कंडक्शन वाला जो हार्ट वाला पैराग्राफ है जब हम वो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, तब हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे नोड है जो स्टार्ट करता है, ये एक नोडल टिश्यू है जो मसल से बना है, एंड दिस इज प्रेजेंट ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, वहां पे प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, वहां पे प्रेजेंट है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पे प्लेस्ड है, इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल यानी जो डीपोलराइजेशन है वो स्टार्ट होती है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, या आप बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट्स हियर, यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट होती है, तो जो कंट्रैक्शन का काम है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ से जो सिग्नल है वो किसको जाता है, एवी नोड को। एवी नोड कहाँ प्रेजेंट है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में ये प्रेजेंट है, एंड यहाँ से सिग्नल जाएगा किसकी तरफ, ये भी नोडल टिश्यूज ही होते हैं, ये भी नोडल टिश्यू हैं। देन वी हैव अ बंडल ऑफ अ हिस, वी हैव अ बंडल ऑफ अ हिस, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल कहाँ की तरफ मूव करेगा, लास्ट में पुरकिंजे फाइबर्स की तरफ, यहाँ से पुरकिंजे फाइबर्स की तरफ लास्ट में मूव करेगा, जो कि फाइबर्स की तरह इस तरह से, ये जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के,
उनके इस तरह से साइड्स में हमारा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल सेंड करेंगे, एक्शन पोटेंशियल को सेंड करेंगे। तो यहाँ पे दीज आर द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये कार्डियक साइकिल में जब हम कंडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तब पुरकिंजे फाइबर लास्ट में हम देखते हैं कि ये वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मच ये कार्डियक साइकिल इन द मैन टेक, कितना टाइम लगता है कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। तो कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने के लिए हमें लगता है 0.8 सेकेंड। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ईसीजी में हमारे पास पी वेव आती है, देन हमारे पास क्यू आर एस ये वाली वेव आती है, देन वी हैव अ टी वेव। दिस इज द पी, दिस इज द क्यू आर एस एंड देन दिस इज द टी वेव। तो मैंने कहा था दिस पी वेव इज फॉर द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन वर्ड नहीं याद रखना है तो आप डीपोलराइजेशन वर्ड भी बोल सकते हैं। वैसे तो दोनों वर्ड ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज द क्यूआरएस विच रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर आप डीपोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है इस चीज को। एंड द टी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को। ये रिलैक्सेशन बता रही है। तो यहाँ पे जो टी वेव है वो रिप्रेजेंट क्या करती है? रिलैक्सेशन यानी रीपोलराइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे ढूंढिए जरा कि जो वेंट्रिकल है उसका डायस्टोल हो रहा है। हाँ जी, ये भी बोल सकते हैं। कैसे याद रखना है? सिस्टोल मैं याद रखती हूँ कि सिकुड़ गया है, सिकुड़ गया है यानी वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, ठीक है। और डायास्टोल इसका उल्टा फिर होगा, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो डायस्टोल में रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज डायस्टोल रिलैक्स ऑफ द वेंट्रिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द टी वेव, रिलैक्स, रीपोलराइजेशन एंड डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल। ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कॉडी टेंडिने विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। कॉडी टेंडिने क्या होते हैं हमारे पास? इस तरह से, एक मिनट को इरेज करती हूँ। हमारे पास इस तरीके से जो हमारे एट्रियम है और इस तरीके से हमारे ये वेंट्रिकल है। हमारे पास लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल को अटैच करना चाहिए था। देन वी हैव दिस साइड, वी हैव दिस साइड, these are lungs, we can say that this is the pulmonary artery, we have here 4 आपकी pulmonary veins हैं जो oxygenated blood जो है वो lungs से इस तरफ ला रही हैं। this is the left atrium, this is left ventricle and from the here यहाँ पे semilunar valve है आपकी। तो ये जो चीज़ है that is, मैं रेड कलर में इसको थोड़ा ब्रॉड कर देती हूँ, this is our, इस तरह से बाहर लेके जाएगी ब्लड को, दिस इज ऑटा। अब यहाँ पे ये जो वेंट्रिकल्स मैंने बनाए हैं, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द राइट एट्रियम, ये हार्ट है हमारा। तो कॉडी टेंडिने ये जो वेंट्रिकल है, अब इसको मैं थोड़ा ब्रॉड अगर बना दूं तो यहाँ पे पेपिलरी मसल्स में अगर बना दूं, उसके बाद मेरे पास इस तरह से यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हमारा जो ट्राइकप्सिड वेल्व है, ये कौन सी साइड है? राइट वेंट्रिकल की बात कर रही हूँ। इस राइट वेंट्रिकल में कौन से ये आपका 3 वाला जो वेल्व प्रेजेंट है, दैट इज ट्राइकप्सिड वेल्व, ट्राइकप्सिड वेल्व प्रेजेंट है। और इस वेल्व के आसपास इस गेट को क्लोज करने के लिए कुछ धागे फिट हैं। दीज थ्रेड्स आर नोन एज कॉडी टेंडिने, CHORDA एंड टेंडिने, ठीक है। दीज थ्रेड्स आर नोन एज, और ये जो मस्कुलेचर वाला ये स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से जिगजैग टाइप का बनाया है, दीज आर पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। तो हमारे पास ये जो धागे हैं जो इस चैनल को, इस वेल्व को कंट्रोल करके, मतलब अगर क्लोज हो गया तो क्लोज हो गया, इसमें अगर ये धागे काम ना करें, एक्सीडेंटली अगर ये वर्क ना करें तो बैक फ्लो हो सकता है ब्लड का। और इसी बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू क्लोज दिस वेल्व
and these valves are closed with the help of a Cauda tendinae. तो where are the Cauda tendinae found? अब अच्छे तरीके से बता दिया मैंने. The ventricles of the heart contain the Cauda tendinae so that they can control the closing of the valves. Okay, and it prevent the backflow of the blood. तो आंसर है आपके पास डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ब्लड प्रोटीन मेंटेन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अ मैन. ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोटीन है जो हमारी हेल्प करता है. तो जब भी हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा में हमने पढ़ रखे हैं. हमारे पास होता है एल्ब्यूमिन, हमारे पास होता है ग्लोब्यूलिन, और हमारे पास होता है फिब्रिनोजन. ये हमने पढ़ा है. ठीक है. एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमने पढ़ा है. ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हमने देखा है गामा ग्लोबुलिन किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में. ठीक है. इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये भी बोल सकते हैं आप, डिफेंस नहीं बोलना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द डिजीजेस. एंड फिब्रिनोजन, दीज आर फॉर द क्लोटिंग, और वी कैन सी दैट दीज आर फॉर द कोएगुलेशन. यानी ब्लड को जमाने में, जब भी हमें जख्म हो जाता है तो वहां पे ब्लड फ्लो नहीं करता रहता, वो थोड़ी देर के बाद ब्लड जो है वो जमना शुरू हो जाता है, वहां पे ब्लड फ्लो रुक जाता है. एंड दिस इज नोन एज अ कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड. और क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फिब्रिनोजन प्रोटीन. तो बैलेंस, यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं आप बैलेंस, इसका मतलब मेंटेन रखने के लिए. तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हमें एल्ब्यूमिन चाहिए. हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बिकॉज किसके पास होता है आयरन, जिसके साथ अटैच हो जाएगा ये हमारा ऑक्सीजन, एंड हम बोल देंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया. फिब्रिनोजन अभी बता दिया मैंने, फाइब्रिनोजन कई बच्चे बोलेंगे, दिस इज फॉर द कोएगुलेशन. एंड हिपैरिन, दिस इज एंटी कोएगुलेंट. ठीक है, ये याद रखना. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ 52, हम यहाँ पहुंच चुके हैं. Why is it that the systolic pressure of the heart is higher than diastolic pressure? जो systolic pressure होता है ना, सिकुड़ने वाला, मैंने कहा जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो वाला प्रेशर जो है वो हार्ट का वो हाई होता है एज कम्पेयर टू डायस्टोलिक. डायस्टोलिक मतलब अब रिलैक्स कर रहा है. तो ऑब्वियसली किसी चीज को दबाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा. तो इसका मतलब जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें थोड़ा सा प्रेशर तो ज्यादा लगाना पड़ेगा. जब भी आप किसी चीज को दबाते हैं, यानी आप किसी बॉटल के अंदर पानी फिल्ड है और आपने उस फिल्ड बॉटल को खाली करना है, आप जोर से उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमने जो जोर लगाया वो ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू इसकी रिलैक्सेशन वाला वो. ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ब्लड इज फोर्सफुली पम्प्ड इनटू आर्टरीज में ब्लड भेजना है हमने, है ना, हार्ट ने, वेंट्रिकल्स ने बहुत जोर से प्रेशर से आर्टरीज की तरफ ब्लड भेजना है ड्यूरिंग सिस्टोल. तो वहां पे आपको सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा ही देखने को मिलेगा एंड नॉट ड्यूरिंग द डायस्टोल. और डायस्टोल में तो आराम से काम हो रहा है ना, यहाँ पे तो रिलैक्स कंडीशन में काम हो रहा है. आर्टरीज ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लोइंग ऑफ द, रेजिस्टेंस की बात नहीं आएगी यहाँ पे. आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग सिस्टोल ओनली, ये सिस्टोल के दौरान ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द हार्ट इज ग्रेटर ड्यूरिंग सिस्टोल देन ड्यूरिंग डायस्टोल. तो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है ड्यूरिंग सिस्टोल. तो ब्लड इज फोर्सफुली पम्प्ड, मुझे ये ऑप्शन सही लग रहा है यहाँ पे कि हमने पूरे जोर से वेंट्रिकल से पुश करना होता है ब्लड, इसीलिए तो आर्टरीज की जो मस्कुलर वॉल है वो भी थिक होती हैं, और ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये भी बहुत ज्यादा होता है. कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg. अगर डायस्टोलिक, नॉर्मल मैं ब्लड, नॉर्मल एक मैन की बात कर रही हूँ जहाँ पे नॉर्मली हम सिस्टोलिक प्रेशर इतना देखते हैं एंड डायस्टोलिक प्रेशर हम देखते हैं 80 mm ऑफ Hg. ठीक है. तो ये भी बात याद रखनी है. नाउ वी हैव अ आंसर दैट इज ए ऑप्शन, कि फोर्सफुली पंप करते हैं जब हम सिस्टोलिक प्रेशर को मेजर करते हैं. तो सिस्टोल के ड्यूरिंग, सिकुड़ने के ड्यूरिंग आप कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग ज्यादा सिस्टोलिक प्रेशर देखते हो एज कम्पेयर टू डायस्टोलिक प्रेशर. एंड ये वाला तो चीज मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, यू नो द आंसर, कि 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर है एंड डायस्टोलिक प्रेशर है आपके पास 80 mm ऑफ Hg. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास है
In the blood, the majority of the carbon dioxide is released from the body tissue as, जिसने रेस्पिरेशन का चैप्टर मेरे साथ करा है, एमसीक्यूज करे हैं, उसको ये आंसर पता होगा कि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू से ब्लड के अंदर देखते हैं सप्लाई, तो हमारे पास जो आरबीसी होती है, ये डायग्राम बहुत छोटा है, यहाँ पे मैं इरेज करके नीचे आराम से बताती हूँ कि जब भी हमारे पास ये टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका ट्रांसपोर्ट हमने करवाना है और ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज यानी सेल्स के अंदर हमने लेके आनी है। तो जो मेरा आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3, and this carbonic acid is broken down in the form of bicarbonate ion and H positive ion. This all the reaction is done in the presence of carbonic anhydrase. ये भी मैंने बताया था, ये कल भी इसका इंपॉर्टेंस आया था कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, सीए का। तो ये जो रिएक्शन है, इससे जो बाइकार्बोनेट्स बने दैट इज 70%। 70% की प्रेजेंस जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हमारे पास आ रही है आरबीसी के अंदर। एंड दिस बाइकार्बोनेट देन ट्रांसफर्ड इनटू द प्लाज्मा, फिर ये प्लाज्मा के अंदर शिफ्ट हो जाता है और प्लाज्मा से Cl नेगेटिव जो है वो आरबीसी के अंदर आता है, जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो इस बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में 70% का ट्रांसफर हो रहा है। 23% जो है हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करगी, दैट इज 23%, हम उसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग लिखे हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, दैट इज 23%। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन तो मेरे को सामने देखो पता भी चल गया कि ये गलत है। और ब्लड प्लाज्मा में बाकी की 7% जो है वो डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर। डिजोल्व फॉर्म में आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 7%। तो हायर परसेंटेज मेजोरिटी में कौन जा रहा है, बाइकार्बोनेट जो है उस फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम द बॉडी टिश्यू वो ब्लड में आ रहा है। तो बाइकार्बोनेट इन द ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, परसेंटेज नहीं लिखी है यहाँ पे, ये परसेंटेज गलत लिखी हुई है, तो इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ। फ्री कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में नहीं, मेजॉरिटी बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, इसकी फॉर्म में भी नहीं। यहाँ पे तो पहले से ही मैंने क्रॉस लगाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन बिलो इज द ईसीजी। यहाँ पे ईसीजी की पिक्चर मैंने नहीं दी है, ऑलरेडी यू नो दैट देयर इज अ पी वेव, देन वी हैव अ क्यू आर एस वेव, देन वी हैव अ टी वेव। इस तरह से हमारे पास वेव्स होती हैं, ठीक है, क्यू आर एस एंड देन टी, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन का ये ईसीजी का आपका रिपोर्ट है। व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन, कौन सी सही बात है ऑफ वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इन द ह्यूमन। तो देखिए इसमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो आपको सही लग रही है। कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस, वन कंप्लीट पल्स। पीक टी जो है वो हमें क्या बता रही है, इनिशिएशन ऑफ द टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। इनिशिएशन ऑफ द टोटल, इनिशिएशन तो पी से हुई है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत गई। पीक पी एंड पीक आर रिप्रेजेंट सिस्टोलिक, सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन करना। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पी में तो हो रही है, बिल्कुल डीपोलराइजेशन हो रही है पी में, लेकिन आर में किसकी हो रही है, आर में हम बोल सकते हैं एंड दिस इज डायस्टोलिक। डायस्टोलिक की बात नहीं आनी चाहिए, डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्स करना, ठीक है। पीक पी एंड पीक आर टुगेदर फॉर द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक जो कंडीशन है वो तो सिर्फ टी के लिए हम देखते हैं, टी के लिए रिप्रेजेंट की जाती है। पीक पी इनिशिएशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली, गलत बात, बोथ द एट्रियम शो द कॉन्ट्रैक्शन, और बोथ के लिए हम पीक पी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ओनली वर्ड इन्होंने गलत दिया है। ओनली ऑप्शन नंबर 1 मेरे को सही लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस जो है, जब हम क्यू आर एस का पढ़ते हैं एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वन कंप्लीट पल्स जो है वो हो जाता है, इट कंप्लीट द वन पल्स, ओके, दैट इज क्यू आर एस। तो दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट, ए ऑप्शन। 56 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। ये कोएगुलेशन के लिए हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं,
ठीक है, ये कोएगुलेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हम देखते हैं दीज आर, कहाँ पे बनते हैं ये, कहाँ पे बनते हैं, रेड बोन मैरो में, और वहां पे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये सबसे बड़ा एक सेल होता है दैट इज नोन एज अ मेगा कैरियोसाइट, उस फॉर्म में। और जैसे इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है तो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको हम प्लेटलेट्स बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम प्लाज्मा में भी देखते हैं कि वहां पे हमारे पास एक प्रोटीन था दैट इज नोन एज अ फिब्रिनोजन, and this fibrinogen is converted into fibrin, fibrins जो भी आपको बोलना है, and this reaction is done in the presence of thrombin, this reaction is occur in the presence of a thrombin, और थ्रोम्बिन भी प्रोथ्रोम्बिन यानी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हम उसको थ्रोम्बोकाइनेस की प्रेजेंस में, जो एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेस, वो प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू thrombin, and what is the enzyme that help in the reaction, that is thrombokinase. Thrombokinase is the enzyme that help in the conversion of a prothrombin into thrombin, and then this thrombin help in the conversion of fibrinogen to fibrin, and these help in the clotting of the blood, फिर clotting होती है। तो यहाँ पे coagulation of blood के लिए आपको, और ये सारी रिएक्शंस दीज आर डन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैल्शियम, सब रिएक्शंस के लिए कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हम ये भी देखते हैं कि कोएगुलेशन में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। कल की वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि कैल्शियम के कंपाउंड में हमने ब्लड का एक सैंपल डाल दिया है तो वहां पे कोएगुलेशन होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि कैल्शियम के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें कैल्शियम आयन अगर रिलीज हो जाए तो वो ब्लड की आपकी क्या कर देता है, कोएगुलेशन कर देता है। तो यहाँ पे हेपेरिन नहीं, दिस इज एंटीकोएगुलेंट, ये तो है, ये है प्लेटलेट फैक्टर हैं। ऑक्सैलेट नाइट्रेट्स का नाम नहीं आना था, प्लेटलेट फैक्टर एंड हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड, यानी ये है एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं है इसमें। Which of the following statement is are the most appropriate explanation of this feature? तो जो आरबीसी है वो कैसे हैं, एब्सेंट है, ई न्यूक्लिएटेड। Which of the following statement is the most appropriate explanation of this feature? तो यहाँ पे आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है और उनकी शेप भी कैसी होती है, बाइकनकेव, इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से बाइकनकेव शेप होती है आरबीसी की। ये भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आरबीसी की बाइकनकेव शेप किसमें है, हमारे ह्यूमन बीइंग मैमल्स में। और ये भी पूछ सकते हैं कि ओवल शेप के आरबीसी किसके अंदर होते हैं, कैमल्स में, और जो लामा होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है ओवल शेप का आरबीसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि इतना ये जो स्पेस है बिना न्यूक्लियस के किस चीज के लिए है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ लग के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए, तो दैट इज द स्पेस अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और वहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी करनी है, ऑक्सीजन देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, फिर उससे वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनेगा, बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होंगे, ऑल दिस नीड अ स्पेस। तो यहाँ पे स्पेस की वजह से ये ई न्यूक्लिएटेड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डज एंटी सीरम कंटेन, यहाँ पे सीरम क्या होता था, सीरम इज द प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। जब भी हम प्लाज्मा की बात करेंगे और उसमें से क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर देंगे, यानी जो भी क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिब्रिनोजन या जो भी हम बात करते हैं, अगर उसको निकाल दें, देन दिस प्लाज्मा इज नोन एज अ सीरम। किसी सीरम को हम एंटी सीरम तब बोलेंगे व्हेन द सीरम कंटेन एंटीबॉडीज, when it contain antibodies then the serum is known as anti-serum, तब हम उसको ही एंटी-सीरम बोलेंगे। ठीक है, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर इज सीरम, दिस इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड विच इज 55%, 55%। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, एंटीजन्स आर प्रेजेंट इन द एंटी सीरम एंड एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द एंटी सीरम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग फाइब्रिनोलाइसिस विच एंजाइम इंक्लूड द लाइसिस ऑफ द फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, ऑलरेडी डिस्कस कि इस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन,
थ्रोम्बिन। लेकिन थ्रोम्बिन भी इनएक्टिव फॉर्म में बच्चे सबसे पहले प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में ये बच्चे प्रेजेंट होता है। इसको थ्रोम्बिन में हम कन्वर्ट करते हैं। और कौन हेल्प करता है? थ्रोम्बोकाइनेस, हमारी काइनेस इसमें हमारी हेल्प करता है। और जैसे ही थ्रोम्बिन बनेगा वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, हम इसको फाइब्रिनोलाइसिस बोलेंगे। तो थ्रोम्बिन हियर, फाइब्रिन तो लास्ट में बनता है हमारे पास। ट्रिप्सिन कहाँ से आ गया? डाइजेस्टिव सिस्टम का। प्लाज्मिन भी नहीं आएगा। देयर इज अ थ्रोम्बिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का। What blood group is suitable for all the patients? अगर पेशेंट्स को, मतलब हमें नहीं पता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है उनका, लेकिन हमारे पास जो डोनर है वो कैसा रहेगा सही सब पेशेंट्स के लिए? तो डोनर जो यूनिवर्सल डोनर है दैट इज ओ, वो भी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज जो बेटर, जो कि अवेलेबल नहीं होता। ओ ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे। दिस इज द यूनिवर्सल डोनर, दिस इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। उसमें भी आर एच फैक्टर की अगर बात करें तो आर एच फैक्टर आपका कैसे होना चाहिए? नेगेटिव आर एच फैक्टर अगर आपके पास डोनर के पास है देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप उसका जो ब्लड है वो डोनेट करते हैं पॉजिटिव पेशेंट, यानी आर एच पॉजिटिव पेशेंट्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये जो सीरीज है 60 क्वेश्चन का, ये मैं अभी कर रही हूँ फिनिश। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब साइंस। ओके, थैंक यू।